हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। फतेह सीरीज का डे 38 होगा और अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग का हम आज पार्ट 3 देखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ डेज ज़्यादा होने थे। आपको बताया भी था कि 1 to 5 डेज यहाँ पर लग सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है। यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। और वो सपोर्ट होता है हमारा सब्सक्रिप्शन। आपको ज़्यादा समय नहीं लगता, आपको केवल एक थंब इम्प्रेशन करना है और कह सकते हैं कि आपकी कम्युनिटी का, कॉमर्स कम्युनिटी का भला हो जाएगा यदि आप एक थंब इम्प्रेशन करते हैं। तो आई होप आपने एक थंब इम्प्रेशन कर दिया होगा, आपने ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्री इज इंक्लूड। इन्वेंट्री में निवेश की गई पूंजी की अवसर लागत को इसमें शामिल किया जाता है। तो किस में शामिल किया जाता है? सही ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट में, या कैरिंग कॉस्ट, या आपका स्टॉक माइनस आउट कॉस्ट, या आपका ओवरहेड्स। तो सही आंसर होगा आपका बी, कैरिंग कॉस्ट। जो कैरिंग कॉस्ट होगी उसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईओक्यू का उपयोग किया जाता है। तो ईओक्यू का उपयोग कहाँ किया जाता है? किसमें ईओक्यू का उपयोग किया जाता है? अच्छा, ईओक्यू होता क्या है? ठीक है, ई होता है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब ये होता है आपका आर्थिक क्रियादेश मात्रा। इसको लिख देते हैं यहाँ, आर्थिक, आर्थिक क्रियादेश मात्रा। तो इसका यहाँ पूछ रहा है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ऑप्शन सही होगा आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, या रिसीवेबल मैनेजमेंट में, या कैश मैनेजमेंट में, या रेशियो एनालिसिस में। तो इसका उपयोग होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। और आपको एक और बताया था एबीसी एनालिसिस, वो भी क्या होता है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री एनालिसिस में ही यूज किया जाता है एबीसी का भी। और ईओक्यू आर्थिक क्रियादेश मात्रा का उपयोग कहाँ होता है आपका? इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रोत्साहन प्रणाली के तहत दो टुकड़े उच्च और निम्न निर्धारित की जाती है? दर भी दो तरह की होती है, एक दर होती है उच्च, एक होती है निम्न। तो ये कौन सी प्रणाली होती है? क्या ये गेट सिस्टम होता है, रोवन प्रीमियम प्लान होता है, एमर्सन दक्षता योजना होती है, या टेलर डिफरेंशियल सिस्टम होता है? तो ये होता है आपका टेलर डिफरेंशियल सिस्टम। जो टेलर का डिफरेंशियल सिस्टम था उसमें उसने अलग अलग दरें बनाई थी, उच्च अलग होती थी और आपकी निम्न अलग होती थी। ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर ऑल द एग्रीड कोस्ट आर रिकॉर्डेड नोन एज। ऐसे अनुबंध जिसमें सभी सहमत लागत वसूल की जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अनुबंध की बात करें, वो भी कैसे अनुबंध है जिसमें सभी सहमत लागत वसूल की जाती हैं? तो वो टारगेट कॉस्टिंग होता है, ऑपरेशन कॉस्टिंग होता है, या कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है, प्रोसेसिंग कॉस्ट होता है? तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। वो होता है लागत प्लस संपर्क लागत, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द मटेरियल वेरिएशन। सामग्री भिन्नताएं के लिए निम्न में से कौन सा गलत होगा? तो एम सी वी बराबर एस ओ क्यू इंटू एस पी माइनस, ये सही है आपका। ए क्यू इंटू ए पी ही होता है। और एम पी वी ए क्यू इंटू एस पी नहीं होता, ये आपका गलत है। सॉरी, ये तो आपका सही है, एम पी वी सही होता है, लेकिन ये गलत होगा। ऑप्शन आपका सी होगा। देखिए, ये जो होता है आपका, ये होता है एम यू वी इजिकल टू, यहाँ पर जो ये ए पी है, ये ए पी नहीं होता, ये आपका ए पी गलत है। यहाँ पर एस पी होता है, एस पी इंटू एस क्यू माइनस ए क्यू। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी आप याद रखें। तो यहाँ पर यही गलत दिया हुआ था, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस परिवहन जैसे परिवहन चिंता के लिए सबसे उपयुक्त वर्गीकरण तकनीक है? फॉर a transport concern like bus transportation transport, most appropriate method of seating technique will be। तो
यूनिट कॉस्टिंग होगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होगा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होगा या जॉब कॉस्टिंग होगा? तो सही होगा आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, परिचालन लागत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Considering the giving cost information, what will be the work cost? देने की लागत की जानकारी। देखिए ये कह रहा है देने ने दी गई लागत की। देखिए क्वेश्चन अधूरा है, इनकम्प्लीट है, इसलिए ये जो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इस इनकम्प्लीट क्वेश्चन को हम हटा देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, इसको हटा देते हैं। तो ये आपका हट गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। प्रति इकाई लागत बढ़ती है उत्पादन में वृद्धि के साथ। जैसे आप उत्पादन में वृद्धि करेंगे तो प्रति इकाई लागत मतलब पर यूनिट कॉस्ट, तो वो बढ़ेगी आपकी, वृद्धि होगी, घटेगी, इस तरह रहेगी। कौन सी बात करें? कॉस्ट पर यूनिट विद द इंक्रीज ऑफ आउटपुट। यदि आप आउटपुट को इंक्रीज करते हैं तो वो क्या होगी आपकी? कम होती है। क्योंकि कौन सी लागत, ये बात कौन सी लागत की कर रहे हैं? प्रति इकाई निर्देशित लागत, प्रति इकाई। देखिए क्वेश्चन को अब समझिए, यहाँ पर बात हो रही है आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट विद द इंक्रीज ऑफ आउटपुट। जैसे आप आउटपुट बढ़ाएंगे तो वो बढ़ेगी या घटेगी या स्थिर रहेगी? तो देखिए समझिए क्या कह रहा है। देखिए आप यूनिट बना रहे हैं 100। ठीक है, आप यूनिट बना रहे हैं 100, और आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है? रुपए 100। ठीक है, वो तो फिक्स ही रहनी है, आप 100 बनाए या 200 बनाए। लेकिन आपने यूनिट यहाँ पर कह लेते बॉक्स, आपने 100 बॉक्स बनाए, तो आपकी स्थिर लागत कितनी है? टोटल कितनी आ रही स्थिर लागत? 100। इसको डिवाइड करेंगे तो प्रति इकाई कितनी आएगी? 1 रुपया। 1 रुपया स्थिर लागत आ रही है। लेकिन अगर आप यूनिट यहाँ पर बढ़ा दें, उत्पादन बढ़ा दें, 200 कर दें, तो आपकी स्थिर लागत है 100 ही रहती है टोटल। अब इसको प्रति यूनिट देखेंगे तो अब 200 जगह बटेगी है, तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 0.50, 50 पैसा आ जाएगा। तो ये क्या हुई? आपकी ये कम हो गई। यानी कि स्थिर लागत, जैसे आप उत्पादन बढ़ाते हैं तो एक लिमिट तक आपकी स्थिर लागत कम होती जाती है। उत्पादन मतलब आउटपुट, आउटपुट आप इंक्रीज करते हैं तो जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? कम होती जाती है। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट आपकी बढ़ती जाएगी। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ऑप्शन आपका बी होगा, घटती जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका when, जब उत्पादन में वृद्धि के परिणाम स्वरूप औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत होती है। तो सीमांत लागत आपकी औसत लागत से अधिक होगी, औसत लागत से कम होगी, या औसत लागत के बराबर होगी, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जब उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ जैसे ही आप उत्पादन को बढ़ाते जाते हैं, जैसे ही आप उत्पादन को बढ़ाते जाते हैं, तो सीमांत लागत क्या होती है? तो सीमांत लागत को यहाँ पूछ रहे हैं। तो सीमांत लागत क्या होती है आपकी? औसत लागत से कम होती जाती है। जो औसत लागत होती है, एवरेज लागत, उससे ये कम होती जाती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरदायित्व केंद्र जिसमें प्रबंधक केवल लागत के लिए जिम्मेदार होता है, उसे नाम से जाना जाता है। तो उसे किस नाम से जाना जाता है? लागत केंद्र, लाभ केंद्र, या निवेश केंद्र, या ये सभी? तो सही ऑप्शन होगा आपका कॉस्ट सेंटर, लागत केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमांत लागत एक एडिशनल कॉस्ट होती है, फुल कॉस्ट होती है, प्योर कॉस्ट होती है, या नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं? तो सीमांत लागत को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। और देखिए ये होती क्या है? ये होती है यदि आप कुल उत्पादन कर रहे हैं, उस उत्पादन में एक इकाई इकाई का परिवर्तन करते हैं तो कॉस्ट में कितना परिवर्तन होता है। मतलब अगर मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट जो होती है एन थिंग्स की, टोटल कॉस्ट जो होती है एन थिंग्स की, एन वस्तुओं की, उसमें से माइनस कर दीजिए आप टोटल कॉस्ट ऑफ n-1 थिंग्स। कहने का मीन्स ये है कि मान लेते हैं आप 20 वस्तुएं बना रहे हैं, और 20 वस्तुओं की जो कॉस्ट आ रही है वो 25 रुपये आ रही है। 20 वस्तुओं की कॉस्ट 25 आ रही है, और आप इसमें से एक कम कर दीजिए। आप इसमें एक यूनिट कम मतलब 19 यूनिट बनाइए।
तो 19 यूनिट बनाने से आपने देखा कि लागत आ रही है 20 रुपए। तो अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, देखिए टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल एन वस्तुएं कितनी है, 20 वस्तुएं हैं, तो 20 वस्तुओं की कॉस्ट कितनी है, 25। 25 में से आप माइनस कर दीजिए n-1, मतलब टोटल 20 वस्तुएं हैं, इसमें से एक कम कर दो, तो 20 में से एक कम करेंगे 19 वस्तुएं। तो 19 वस्तुओं की कॉस्ट क्या होगी, तो 19 वस्तुओं की कॉस्ट है 20 रुपए। तो ये जो 5 आया ये होगी आपकी मार्जिनल कॉस्ट। तो इसको पूछ रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट होती है, फुल कॉस्ट होती है, प्योर कॉस्ट होती है, ठीक है। ये आपकी नन ऑफ दीज, तो ये होती है एडिशनल कॉस्ट, अतिरिक्त लागत। अगर आप एक यूनिट उत्पादन ज्यादा कर देते हैं तो एडिशनल कॉस्ट क्या आती है, उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AFC इज कंप्यूटेड बाय, जो AFC है एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट की गणना कैसे की जाती है, टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते हैं क्यू से, या क्यू को डिवाइड करते हैं फिक्स कॉस्ट से, नहीं, सिंपल आपका पहला ही होगा। जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है आपकी, टोटल फिक्स कॉस्ट होती है, उसको आप डिवाइड कर देते हैं क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ यूनिट से। तो ये आ जाता है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मटेरियल यूजेज वेरिएशन कंप्यूटेड बाय, सामग्री उपयोग विचरण की गणना इस प्रकार की जाती है, तो कौन सा फॉर्मूला होगा उसका, आपका सी होगा, SQ-AQ। अभी मैंने ये करेक्ट भी पूछा था क्योंकि वहां क्या दिया हुआ था, वहां पर QP दिया हुआ था, ये गलत था, तो आपका सही ऑप्शन ये होगा। ये क्या है, सामग्री उपयोग वितरण, कैसे गणना कहते हैं, इस फॉर्मूले से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंशदान घटा निश्चित लागत है, कंट्रीब्यूशन ऑन लेस फिक्स कॉस्ट इज, तो प्रॉफिट है, बिक्री है, कीमत है, या मॉस, MOS है, ठीक है। तो क्या पूछा है, अंशदान घटा निश्चित लागत, अंशदान घटा जो है वो निश्चित लागत है, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट क्या है, वो होती है आपकी प्रॉफिट, लागत होती है। अगर आप अंशदान में से माइनस कर देते हैं, या घटा का मतलब है माइनस से, माइनस कर देते हैं आप निश्चित लागत मतलब फिक्स कॉस्ट, स्थिर लागत। अगर आप स्थिर लागत को माइनस कर देते हैं तो ये क्या आता है, आपका लाभ आ जाता है। अंशदान में से माइनस कर दो स्थिर लागत, तो आपका प्रॉफिट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लागत व्यवहार निर्धारित करने की विधियां हैं, उच्च और निम्न बिंदु विधि, न्यूनतम वर्ग प्रतिगम विधि, लेखा या विश्लेषणात्मक विधि, या गैर पैरामीट्रिक विधि। तो देखिए इसमें आपका ए, ये भी होती है, सी और डी, सी भी होती है, और आपकी ये नहीं होती तो आपकी डी भी होती है, ठीक है। तो इनमें से लागत व्यवहार निर्धारित करने की जो विधियां हैं वो आपका ए भी है, बी भी है, और आपका डी भी है। तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर, आपका ऑप्शन होगा आपका बी, AC, D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फर्म की अपनी उत्पादन प्रक्रिया में प्रतिवर्ष एक निश्चित कच्चे माल की 90,000 इकाइयां उपभोग करती है। इसकी लागत 3 रुपये प्रति इकाई है, प्रति क्रय आदेश लागत 300 रुपये है, तो इन्वेंट्री वाहन लागत 20% प्रतिवर्ष है। तो EOQ आपका क्या होगा, आपको EOQ ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं, EOQ। तो मितव्ययी आदेश मात्रा, या इसको कह सकते हैं हम आर्थिक आदेश मात्रा। तो EO का फॉर्मूला क्या होगा, EOQ का फॉर्मूला लिख लें। इसका फॉर्मूला होता है आपका 2 वार्षिक उपयोग, 2 वार्षिक उपयोग, 2 इंटू आदेश लागत, आदेश लागत। देखिए ये फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लें क्योंकि इन फॉर्मूलों के बिना बात नहीं बनने वाली है। अपॉन रख रखाव लागत, या इसको प्रति इकाई प्रति वर्ष भी कह सकते हैं, रख रखाव लागत, या इसको क्या कह सकते हैं, हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इसको कह सकते हैं प्रति इकाई, प्रति इकाई प्रति वर्ष, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर इसको वैल्यू को पुट कर लेते हैं।
टू इंटू वार्षिक उपयोग। ठीक है, तो वार्षिक उपयोग कितना उपयोग करती है वार्षिक? 90,000 इकाइयों का, तो यहाँ लिख देंगे 90,000। आदेश लागत, तो आदेश लागत आपकी कितनी दी हुई है? देखिए आदेश लागत ये रही 300 रुपये, तो यहाँ पर कर देते हैं इंटू 300। ठीक है, और अपॉन रख रखाव या प्रति जो लागत दी हुई है वो दी हुई है आपको इन्वेंट्री लागत 20% प्रति वर्ष। कितनी दी हुई है आपकी? 20% प्रति। तो देखिए 20% प्रति दिया हुआ है, तो देखिए इसकी लागत कितनी है? 3 रुपये प्रति इकाई दी हुई है। और वहन लागत दे रखी है 20%, मतलब 3 रुपये का 20%, 3 रुपीज का 20%। तो ये कर लेंगे आप 3 इंटू 20 अपॉन 100, और आप इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगी आपकी 16, और पॉइंट लगा देंगे 60 के लिए, तो ये आ जाएगा 0.60। कैसे आया ये? आप इसको याद रखना, 3 का 20%। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, इधर कितना आ जाएगा आपका? 100 आ जाएगा। और इसको डिवाइड कर लेते हैं, 0 से 0 कट हो जाएगी, और 6 5 जा 30। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो ये आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करके आ रहा है ये आपका अंडरवुड में, ये आ रहा है आपका 70 हो जाएंगी 90 करोड़। ठीक है, अगर इसका अंडरवुड फाइंड करेंगे तो देखिए कितनी आ रही है? ये आ रही है आपकी 7 डेसिमल। तो 3 तो बाहर आ सकता है यहाँ पर 3, लेकिन बाकी के लिए क्या आ रही है? डेसिमल आ रही हैं। तो अप्रोक्सली इसको हम क्या, अप्रोक्सीमेटली क्या आ सकता है? ये आ जाएगा 9487। ठीक है, ये आपका अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं। तो इसके अब आंसर देख लीजिए क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 9487। ऑप्शन आपका बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जानकारी से प्रति वर्ष 80,000 का लाभ अर्जित करने के लिए फर्म द्वारा बेची, फर्म नहीं फर्म है ये, फर्म द्वारा बेची जाने वाली इकाइयों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसकी क्या होगा? यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है आपको? सेल्स प्राइस दिया हुआ है 25 पर यूनिट, और आपको वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दी हुई है 12 पर यूनिट, वेरिएबल सेलिंग दी हुई है आपको 3 पर यूनिट, और फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है आपका 50,000, फिक्स सेलिंग कॉस्ट है आपकी 3,000। तो इसके लिए आप कैसे निकालेंगे इसको? आपको लिखना है नियत, नियत व्यय प्लस लाभ, और इसको डिवाइड करोगे आप प्रति यूनिट, प्रति यूनिट मूल्य माइनस प्रति यूनिट सीमांत लागत, प्रति यूनिट सीमांत लागत। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए अगर नियत की बात करें यहाँ पर हम, तो वो कितना होगा? 5,000, आप 50,000 आपका ये हो जाएगा 50, और आपका थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन है, 1 मिनट, जो करेक्शन है मैंने उसको सही कर दिया है। देखिए अब इसको, तो यहाँ ये 5 लाख दिया हुआ है, और यहाँ पर ये 3 लाख दिया हुआ है निश्चित विक्रय लागत। ठीक है, तो यहाँ पर प्रति यूनिट मूल्य देखेंगे हम, नियत व्यय देखेंगे, तो नियमित व्यय में आपके दोनों आ जाएंगे, निश्चित विक्रय व्यय और आपका निश्चित कारखाना ऊपरी व्यय। तो ये हो जाएगा आपका, दोनों को जोड़ेंगे इनको हम, तो ये हो जाएगा आपका 8 लाख, 8 लाख, और प्लस इसके साथ ही प्रति वर्ष लाभ अर्जित कितना है? 80,000।
तो इसको यहाँ लिख देते हैं 80,000 अपॉन प्रति यूनिट मूल्य। तो प्रति यूनिट मूल्य आपका दिया हुआ है इसमें 25 रुपये और माइनस प्रति यूनिट सीमांत लागत। तो ये दी हुई है आपकी परिवर्तनीय निर्माण लागत, और यहाँ पर ये भी, ये है आपका 12 नहीं, ये है आपका 15। थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर, ये है आपकी 15। ठीक है, ये आपकी 15 है। तो ये 15 दी हुई है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, ये है आपकी 15। तो ये हो जाएगा आपका 8,80,000, 8,80,000 अपॉन 25 माइनस 15 10। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो यह बचेगा आपका 88,000। तो 88,000 कहाँ है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए ये जो दिया हुआ है ये है आपका 12 और ये है आपका 3। तो आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका प्रति यूनिट सीमांत लागत, मतलब 15 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो इसी 15 को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये आ गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नए उत्पाद की विफलता का कारण नहीं है? विफलता का कारण नहीं है, अच्छा विचरण है लेकिन बाजार का आकार बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है, या नए उत्पाद को सही ढंग से प्रचारित नहीं किया गया, या उसकी कीमत अधिक रखी गई है, या विकास पाठ्यक्रम अनुमानित या अपेक्षित से कम या बराबर है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा आपका विकास पाठ्यक्रम अनुमानित या अपेक्षित से कम या बराबर है। ठीक है, डेवलपमेंट कोर्स आर लोअर देन और इक्वल टू एस्टिमेट और एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, विफलता का एक कारण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संयंत्र की आर्थिक क्षमता उसकी अधिकतम भौतिक आउटपुट स्तर है, या औसत उत्पादन स्तर या अवधि है, या ब्रेक इवन उत्पादन पर और बिक्री स्तर है, या उत्पादन स्तर जो औसत और सीमांत लागत के बराबर होता है। सही ऑप्शन होगा आपका डी। किसी संयंत्र की आर्थिक क्षमता उसकी उत्पादन स्तर जो औसत और सीमांत लागत के बराबर होती है, वह होता है आर्थिक क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लागत प्लस मूल्य निर्धारण को इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। तो किसके लिए उपयुक्त माना जाता है लागत प्लस मूल्य निर्धारण को? उत्पादन टेलरिंग के लिए, सार्वजनिक उपयोगिता मूल्य निर्धारण के लिए, अस्वीकृति मूल्य निर्धारण के लिए, एकाधिकार मूल्य निर्धारण के लिए। तो ये होता है आपका पब्लिक यूटिलिटी प्राइसिंग, सार्वजनिक उपयोगिता मूल्य निर्धारण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल लागत एवं कारखाना उपरिव्यय के योग को निम्न में से किसके रूप में जाना जाता है? तो मूल लागत बात कर रहा है, मूल लागत प्लस कारखाना उपरिव्यय के योग को, कारखाना उपरिव्यय के योग को क्या कहा जाता है? कारखाना के योग की आ रही है तो कारखाना लागत ही होगा। ठीक है, पहला ही ऑप्शन से, ना उत्पादन लागत होगा ना कुल लागत, ये कारखाना लागत ही होती है जिसमें मूल लागत और कारखाना उपरिव्यय होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारखाना लागत को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से और जाना जाता है जो फैक्ट्री कॉस्ट होती है? क्या ब्रेक इवन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट? तो ये होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब निर्माणी लागत। निर्माणी लागत को कारखाना लागत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारखाना लागत एवं कार्यालय उपरिव्यय के योग को क्या कहा जाता है? तो अभी बताया था बिल्कुल, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट और आज का लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना उपरिव्यय नहीं है? कारखाने का बीमा, प्लांट परिहास, या ड्राइंग कार्यालय का वेतन, या सैलरी? क्या नहीं है? तो देखिए ये जो बी है आपका लॉस ऑफ प्लांट, ये आपका कारखाना उपरिव्यय नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।